Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम IPS क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये रीजनिंग सेक्शन का मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें 20 मिनट्स के अंदर हम लोग 35 क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। ये लाइव मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले के 3 मॉक टेस्ट मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप लोग चाहो तो उन्हें चेकआउट कर सकते हो। ये टेक्स्ट बुक का एक मॉक टेस्ट है, सेक्शनल मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट नंबर 3 है, तो अगर हो सके तो आप पहले उस मॉक टेस्ट को लगा लो और फिर यहाँ पे आप सॉल्यूशन और अप्रोच देखने आ सकते हो। ठीक, हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे पूरा दिख रहा होगा। मॉक टेस्ट नंबर 3 है, ये टेक्स्ट बुक का है। आप लोग वहाँ जाके उसे लगा भी सकते हो पहले। और यहाँ पे इनक्वालिटी दिख गई है मुझे, मैं इनक्वालिटी सॉल्व करता हूँ। तो इनक्वालिटी को तो मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ, जैसा कि मैं पिछली वीडियोज़ में भी करते हुए आया हूँ। इसे स्क्रीन पे ही सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होता है, स्पीड आपकी बनी रहेगी। आपको 20 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चंस करने होंगे, लगाने होंगे, तभी आपका कट ऑफ के क्लियर हो पाएगा। IPS क्लर्क का ही है, ठीक है। अब टारगेट यही रखना चाहिए कि 30 से ऊपर ही नंबर आए। और जब 35 आप करके आओगे वहाँ पे, और हो सकता है कि 1-2 गलत हो जाए, 96 95 एक्यूरेसी रहे, तो 30 के ऊपर ही मार्क्स रहने चाहिए, मेरा मानना ये है, ठीक है। तो अभी हम वही ट्राई करेंगे कि 30 के ऊपर मार्क्स आए, लेकिन 35 अटेम्प्ट तो हो जाने चाहिए, ताकि ऐसा ना रहे कि टाइम रन आउट हो गया और हम क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे इनक्वालिटी हो गई है मेरी। अब हम लोग यहाँ पे ब्लड रिलेशन पे आ गए हैं, तो जल्दी से ब्लड रिलेशन भी कर लेते हैं। अभय इज द सन ऑफ विमल, तो विमल ऊपर, अभय नीचे। आपको ये तो पता ही होगा कि ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बनता है, ठीक है। बाकी मैं माइनस को फीमेल और प्लस को मेल की तरह डिनोट करता हूँ। और कोई रिलेशन होता है तो अगर ऊपर नीचे है तो वो जनरेशन में आ जाता है। अगर सेम जनरेशन पे है, मतलब सिबलिंग है, तो उस पर मैं डैश लगा देता हूँ बस, ठीक है। बाकी अगर वाइफ एंड हस्बैंड है तो उनको एक साथ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख रखा है टीटू और विमल को, ठीक है। तो हमारा बन चुका है। एक बार मैं और देख के चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब पॉसिबिलिटी से बनता है। आप जानते ही हो कि ब्लड रिलेशन जो होता है वो एकदम पॉसिबिलिटी से ही बनता है। इसमें कुछ क्योंकि हालांकि ये लोग देते रहते हैं, डायरेक्ट आंसर भी देते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोग चीज़ें को मेंशन नहीं करते, जैसे जेंडर मेंशन नहीं करते हैं। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर जेंडर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेल और फीमेल हो सकता है, सिर्फ नाम के मुताबिक, ठीक है। जिसमें अभी इसमें अभय है, तो अभय का मतलब ये नहीं हो सकता कि इसमें मेल ही हो, जब तक उसे मेंशन ना करा जाए, ठीक। तो हमने ब्लड रिलेशन कर लिया है यहाँ पे। अब हम इस क्वेश्चन पे आ गए हैं। फ्लोर वाला क्वेश्चन है ये, इससे जल्दी से हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। 8 7 5 4 3 2 1 तो बना लिया है। उसमें बोल रखा था, ये डायरेक्शन आप पढ़ लेना पूरी। जब उसमें बोल रखा हो टॉप फ्लोर नंबर 8 है, तभी आप बनाना ऐसे करके, ठीक है। तो हमने जल्दी से बना लिया है डायग्राम। अब n लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर। तो थर्ड फ्लोर पे n नहीं बैठा है और n जो है ऑड नंबर फ्लोर पे बैठा है। ओ लिव्स इमीडिएटली बिलो n, तो ओ जस्ट उसके n के नीचे आ जाएगा। मोर देन 2% लिव बिटवीन ओ एंड पी, तो ओ और पी के बीच में 2 से ज़्यादा लोग बैठेंगे, तो 3 4 5 हो सकता है। दे आर 6% लिव बिटवीन ए एंड पी, तो यही वाला जो पॉइंट है 6% ए और पी वाला, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसको हम मतलब काफ़ी गौर से देखेंगे, क्योंकि इससे चीज़ें बैठाई जा सकती हैं, क्योंकि इसमें अभी भी एक भी सॉलिड पॉइंट ऐसा नहीं आया है जिससे मैं चीज़ें बना सकूँ, ठीक। सी डज नॉट लिव अबव एन, एम डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव पी, ठीक है। तो अब हम एक एक करके पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। एन को ऑड नंबर पर रखना है, तो मैंने ऊपर से स्टार्ट करा है, तो एन को ऑड नंबर मतलब 7th पे रखेंगे हम। 7 के जस्ट नीचे ओ, जैसा कि इसमें दे रखा है। जैसे अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे नोट्स सारे लिख लिए हैं, ठीक है। पजल बनाने का सही तरीका क्या होता है, नोट्स सारे लिख लिए हैं। कोई भी सॉलिड पॉइंट होता तो हम लिख देते, लेकिन सॉलिड पॉइंट है नहीं ऐसा यहाँ पे। तो हमने अब यहाँ से पॉसिबिलिटी से ट्राई करते हैं। तो एन की पोजीशन हमने पुट कर दी है, उसके बाद ए और पी की पोजीशन पुट कर दी है, क्योंकि उसके बीच में 6 लोग हैं, ठीक है। बाकी जो जैसा जैसा उसने बोल रखा है हम वैसा वैसा पुट कर रहे हैं। और मैं अब यहाँ पे चेक कैसे करूँगा, ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू चेक करूँगा, एक एक करके ऑप्शन चेक करूँगा। अगर ऑप्शन कहीं भी ऊपर नीचे होता है तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ मेरी पजल गलत बनी है। अभी तक तो पजल मेरी सही जा रही है, लेकिन मैं एक जब भी मैं क्वेश्चन करूँगा तो एक बार मैं क्वेश्चन को चेक जरूर कर लूँगा कि हाँ फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही जा रहा है, तो बाकी के 3 गलत भी जाने चाहिए, बाकी के 4 गलत जाने चाहिए, है ना, तभी वो सेटिस्फाइड कराएगा। और जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ये सबसे मतलब होता है ना कंफर्म करने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो यही होते हैं। इसमें आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा
क्योंकि एक ही करेक्ट होगा, बाकी सब रॉन्ग होने चाहिए। तो हमारी पजल एक बार में बन गई है, आप देख सकते हो, एक ही पॉसिबिलिटी में बन गई है। ठीक, हम लोग चाइनीज़ कोडिंग पे आ गए। तो चाइनीज़ कोडिंग पे मैं भी स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करता हूँ और सीधे सीधे स्क्रीन पे सॉल्व करता हूँ। साइड देख लिया, साइड कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है, और फिर मैं देखूंगा कोड कौन सा कॉमन आ रहा है। ठीक, जौन सा कोड कॉमन आएगा वही साइड का कोड होगा। ठीक है, तो आप पजल में देख सकते हो कैसे पॉसिबिलिटी घटा सकते हैं। अब ये नहीं कि हम लोगों ने तीन चार पॉसिबिलिटी और बना दी, एन को सारी और पोजीशन में बैठा दिया। ठीक है, पजल पे ये आपको खुद जज करना पड़ेगा कि किस पजल में हमको पॉसिबिलिटी लगानी है, किस पजल में पॉसिबिलिटी नहीं लगानी है। क्योंकि इसमें पहले से डिसाइड नहीं था एन की पोजीशन क्या रहेगी, तो मैंने सर ऊपर से स्टार्ट करा। ठीक, अब ऊपर से स्टार्ट क्यों करा, इसका कोई लॉजिक तो है नहीं। उसने बस ये बोल रखा था कि थर्ड नंबर पे नहीं बैठेगा, तो मैंने ये अनुमान लगा लिया था कि थर्ड पे नहीं बैठेगा तो 1 पे बैठेगा, 5 पे बैठेगा। ठीक है, फिर 7 पे बैठेगा। तो 7 से स्टार्ट क्यों नहीं करते, 7 पहले मैं 7 चेक करता, फिर 5 चेक करता। ठीक है, फिर जाके मैं 1 चेक करता। ठीक, तो 7 में बन गया तो अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग सेकंड पजल पे आ गए हैं। इसमें क्या बोल रखा है, 8 लोग हैं, उनके नाम दे रखे हैं। सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, कुछ लोग मिडिल में बैठे हैं, कुछ लोग कॉर्नर में बैठे हैं। द पर्सन सिट एट कॉर्नर फेस इनसाइड, तो कॉर्नर वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं और जो मिडिल वाले हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो देखो मैंने बना लिया है, पूरा डायग्राम बना लिया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायग्राम बनाना। ठीक, मैंने टाइप्स ऑफ पजल की एक वीडियो बना रखी है, शायद 15-20 मिनट की है। उसमें मैंने हर एक पजल को अच्छी तरह समझा रखा है, किस पजल का कैसा डायग्राम होना चाहिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर आपको वो सीखना है तो वहाँ जाके एक बार उस वीडियो को देख सकते हो। उससे क्या होगा, एक आपको रफली आइडिया मिल जाएगा कि किस पजल में कैसा डायग्राम बनाना चाहिए, कैसे कैसे डायग्राम आते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है, डायग्राम जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आपको अगर डायग्राम की आदत पड़ जाएगी ना, तो ये रहेगा कि आपके माइंड में वो डायग्राम खुद ब खुद बन जाएगा। तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही डायग्राम बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, तो कुछ ऐसा करके डायग्राम बन गया। अब मैं एक एक करके चीज़ें पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। 2% सिट एट अ कॉर्नर, और सॉरी, रश्मि शिट सेकंड टू द राइट ऑफ खुशबू, हु शिट वन ऑफ द मिडिल ऑफ द साइड। तो खुशबू है जो मिडिल साइड पे बैठी है और रश्मि सेकंड टू द राइट बैठी है। तो मैंने उसको बैठा दिया है क्योंकि उसमें ये सॉलिड स्टेटमेंट कहलाएगी, है ना। खुशबू है वो साइड में बैठी है, तो ये तो सॉलिड स्टेटमेंट हो गया ना। तो हमने उसको बैठाया और रश्मि की जो पोजीशन है उसके मुताबिक हमने बैठा दिया है। ठीक है, अब मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी को मैंने चेक कर लिया था पेन से ही। अभी आपने देखा होगा मैंने चीज़ें काट काट के चेक करी हैं यहाँ पे। तो सिर्फ मैंने इनिशियल्स लिखे हैं जो मुझे समझ में आ जाएंगे, उनको काट काट के मैंने चेक कर लिया है। तो पॉसिबिलिटी भी चेक कर ली है, और जौन सी पॉसिबिलिटी से गलत आंसर आ रहा है उसको मैंने काट के फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करके उसमें से राइट आंसर आ रहा है ये वाला। तो कुछ ऐसे करके पजल बनेगी यहाँ पे। अब एकदम नीट एंड क्लीन तो आपको नहीं दिखाई देगा कि मैंने क्या लिख रखा है। ठीक है, एम लिख रखा है, तो एम नाम से जो मधु है, ठीक है, वो तो आपको पता चल रहा होगा। लेकिन यही है कि ये मैं यहाँ पे आपको ये दर्शाने का ट्राई करता हूँ कि जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे जाके, तो वहाँ पे कैसा प्रेशर होता है, क्या हम नोट करते हैं। तो जो मैं ये करता हूँ वही मैं एग्ज़ाम में ही जाके करूँगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो हम लोग अब सिलॉक्स पे आ गए, तो सिलॉक्स को भी जल्दी से कर लेते हैं। तो सिलॉक्स को भी बना लेते हैं। सिलॉक्स में भी मेन चीज़ होती है डायग्राम, जैसा कि मैंने बता रखा है आपको कई बार। डायग्राम अगर आपका एकदम सही सटीक बना है तो 80% क्वेश्चन वहीं हो जाता है। बस 20% क्वेश्चन आपको कंक्लूजन को चेक करना होता है ना। ऑल RBI आर बैंक, तो RBI अंदर, बैंक बाहर हो जाएगा। ठीक है, नो सिडबी इज़ बैंक, तो सिडबी इज़ रिस्ट्रिक्टेड, तो सिडबी अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, RBI और सिडबी का जो कोई भी पॉजिटिव जो होगा स्टेटमेंट वो हमेशा गलत हो जाएगा, नेगेटिव वाला सही हो जाएगा। अब इसमें बोल देगा सम RBI आर नॉट सिडबी, तो ये भी राइट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, सम RBI आर नॉट सिडबी, ये भी राइट होगा, क्योंकि उसने बोल रखा पूरा पोर्शन सिडबी नहीं होगा। तो जब पूरा नहीं होगा तो उसका कुछ भाग भी जो है वो भी नहीं होगा, तो सम वाला केस भी आ सकता है इसमें। तो ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं सिलॉक्स वाली वीडियो में। आप लोग चाहो तो उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने ये जितने चीज़ें हैं सब डिस्कस कर रखी हैं। हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। बाकी मैंने पजल्स चेक कर ली हैं जो मुझसे नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको अभी लीव कर दिया है। अभी इस वाली पजल को देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अनसर्टेन पीपल बैठे हैं, स्टैक में बैठे हैं। तो मैंने एक ऐसे करके डायग्राम बना लिया है, यहाँ पे नंबरिंग नहीं करी है। अब मैं एक एक पॉइंट ऐसे करके लिख लेता हूँ और फिर देखते हैं कहाँ से ट्राई करते हैं। ये आपको पजल के अंदर ही पता चल जाएगा। D इज़ प्लेस बिलो B,
बट नॉट इमीडिएट बिलो बी। ठीक है, डी इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन जे और के के जस्ट बीच में डी बैठा, तो जे और के जस्ट बीच में डी बैठा दिया है। ठीक है, ई इज प्लेस्ड अबव एच, तो ई ऊपर बैठेगा एच के। एफ इज नॉट केप्ट एडजस्ट टू बी, बी है कि आर है दिखाई नहीं दे रहा, हाँ तो बी के साथ एफ नहीं बैठेगा। ओके, उसके बाद क्या बोल रखा है उसने, सी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो के। ठीक है, आई इज नॉट ऑन द टॉप ऑफ दिस स्टैक। ठीक है, देयर आर 3 बॉक्स अबव बी, तो ये हमें सॉलिड पॉइंट मिल गया। अब यहीं से हमारी पजल स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं ना कि सर सॉलिड पॉइंट या फिर कहाँ से स्टार्ट करें पजल, हमको पता नहीं चलता, हम लोग पजल पढ़ते रह जाते हैं, सारे नोट बनाते रह जाते हैं, फिर एक एक करके पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड पॉइंट क्या होते हैं, तो ये होते हैं सॉलिड पॉइंट्स। पजल को स्टार्ट कहाँ से करा जाए, वो जो होता है ना स्टार्टिंग धागा जो होता है, स्टार्टिंग समझ लो बिंदु है, वो क्या होती है, तो ये जो स्टेटमेंट आई है अब, देयर आर 3 बॉक्स अबव बी, तो ये होती है स्टार्टिंग पॉइंट। तो बी के ऊपर 3 बॉक्स है, मैंने 3 बॉक्स ऊपर बना दिए हैं, 3 छोड़ के बी लिख दिया है, और उसके हिसाब से मैं चीज़ें करते रहूँगा। देयर आर 3 बॉक्स बिटवीन जे और आई। ठीक, देयर आर 2 बॉक्स बिटवीन ए और जे। ओके, सी इज प्लेस इमीडिएटली अबव एफ। ओके, देयर आर 2 बॉक्स बिटवीन बी एंड के, तो बी और के बीच में 2 बॉक्स आ गए, है ना, देख सकते हो मैंने लिख दिया है बी और के बीच में 2 बॉक्स। ठीक है, और उसके क्या बोल रखा है उसने, फिर के सी और के बीच में कितने बॉक्स बोल रखे हैं, तो वो मैंने लिख लिया है। तो ऐसा करके आप देखो सारी चीज़ें लिख दी हैं, नोट कर दी हैं, क्योंकि अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर नोट कर दिए, आप लोग बनाते रहो, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा भटक गया हूँ कि मुझे क्या बताना चाहिए था आपको। हाँ, तो ये पजल हमारी कुछ बन गई है, और मैं नंबरिंग कर देता हूँ कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पूछा ही जाएगा। तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछेगा कि कितने लोग स्टैक में बैठे हैं, तो 11 हमारा पर्सन हो जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी अब जो है चीज़ें मैं उनको टिक कर रहा हूँ, ऑप्शंस को टिक कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि ये पजल तो मैं पहले बना चुका हूँ, वॉइस ओवर में बाद में कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन शायद ना कर पाऊँ, लेकिन ये मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि पजल को स्टार्ट कहाँ से करना है, पजल की जो की नोट्स हैं वो उनको कैसे ध्यान में रख के पजल बनानी है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक, उसकी टेंशन मत लो। और अब एक एक चीज़ बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं वॉइस ओवर जो है वो पजल करते टाइम नहीं देता हूँ, पजल के बाद देता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं सुनना है तो म्यूट कर सकते हो, इस पजल को कर सकते हो। ठीक है, ये 3rd नंबर मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक का है, आपको मिल जाएगा, आईपीएस क्लर्क का जो पेपर होता है मॉक टेस्ट है, उसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट में ये 3rd नंबर का मॉक टेस्ट है। इसका मैंने फर्स्ट नंबर वाला मॉक टेस्ट भी डाल रखा है, सेकंड वाला नहीं डाला है, सेकंड वाला मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, 3rd वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो इस 3rd वाला डालते हैं। बाकी जितने भी उसमें जितने मॉक टेस्ट है, 5 मॉक टेस्ट है, तो मैं ट्राई करूँगा कि 5 के 5 मॉक टेस्ट वो डाल दूँ अब। ठीक है, बाकी आप लोग खुद भी ट्राई कर लेना, और उसका फिर पहले खुद ट्राई कर लेना, फिर अप्रोच देखने आना कि मेरी अप्रोच कैसी रहेगी, है ना, एग्ज़ाम सॉल्व करते टाइम। और फिर आप मेरी अप्रोच और अपनी अप्रोच को थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ लैग हो रहा है, या फिर कभी कभार मैं भी लैग हो सकता हूँ आपसे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो मुझसे तेज एग्ज़ाम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनकी तो बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि आपकी अप्रोच क्या रहती है, आपका पैटर्न क्या रहता है, आप पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वो यहाँ पे सब मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पजल पे आ गए, इसमें क्या बोल रखा है, 8 हाउसेस हैं। ठीक है, एज हाउस फेसिंग ईस्ट। ठीक, तो इसमें कुछ हाउस ईस्ट देख रहे हैं, कुछ हाउस वेस्ट देख रहे हैं, तो इसको मैं बनाता तो उसी वे में हूँ, लीनियर वे में बनाऊंगा। ईस्ट और वेस्ट में ईस्ट को ऊपर मेंशन कर दिया, जैसे देख सकते हो ई ऊपर मेंशन कर दिया, डब्ल्यू नीचे, मतलब वेस्ट नीचे। ठीक, तो मैं इसे वैसे ही बनाऊंगा जैसे नॉर्थ और साउथ वाला बनता है। ठीक, ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैं अपने स्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करता हूँ, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करता हूँ। जैसा एक स्ट्रक्चर होता है मैं ट्राई करता हूँ सारी चीज़ें उसी में फिट कर पाऊँ, ताकि उससे मेरी एक आदत बन जाए पजल सॉल्व करने की। ठीक है, ऐसे करके आप भी करा करो, कोई एक स्ट्रक्चर अपना डिफाइन कर लो और उसी से हर चीज़ बनाया करो। ठीक, अब स्टैक वाली जो पजल होती है उसमें क्या आ सकता है, स्टैक आ सकता है, फ्लोर आ सकता है, फ्लैट एंड फ्लोर आ सकता है, बॉक्स वाला आ सकता है, मंथ वाला आ सकता है, ऑर्डर रैंकिंग वाला आ सकता है, ऊपर वाली जो रैंक होगी सबसे बड़ी होगी, नीचे वाली रैंक जो होगी सबसे छोटी होगी, मार्क्स वाला आ सकता है, इंक्रीज इन हाइट वाला आ सकता है, ये सब ऑर्डर रैंकिंग में आ जाता है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप चीज़ों को एक चीज़ में, मतलब एक स्ट्रक्चर में सब कंबाइन कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी एक आदत बन जाएगी स्टैक बनाने की, तो उसमें हर चीज़ आप जल्दी जल्दी मेंशन कर पाओगे।
अब यहाँ पे इस पजल में बना रहा हूँ मैं, और दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो दोनों पॉसिबिलिटी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी लास्ट में गलत हो ही जाती है, उस वो हमको पता चल ही जाएगा। अभी अभी तो मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, और साथ ही साथ बनाते हुए चल रहा हूँ। बाकी इसमें बोल रखा है ए के इधर राइट, सॉरी वी के इमीडिएट राइट में वो लेफ्ट वाला है, मतलब वो एकदम कॉर्नर पे है वो, ऐसा बोल रखा है उसने, एंड पे बोल रखा है। अब नीचे वाली एक जो पॉसिबिलिटी वो बन तो चुकी है, लेकिन मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि ऊपर वाली गलत है कि नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि क्योंकि पॉसिबिलिटी तो बन गई है, लेकिन कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट दे नहीं रखा है जिससे ऊपर वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो रही हो, ठीक है। अब यहाँ पे काम आता है ऑप्शंस, ठीक। जब आप ऑप्शन देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। उन 5 क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि आपने पजल सही बनाई है कि गलत बनाई है। क्योंकि अगर जो गलत पजल बनती है ना, तो एग्जामिनर इतना दिमाग वाले होते हैं वो लोग कि जब अगर आप गलत पजल भी बना दोगे, ठीक, आपके मुताबिक तो वो सही बनी है, ठीक है, तो उस गलत पजल के भी राइट आंसर ऑप्शंस में होंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है हम लोगों को जब ऑप्शन चेक करते हैं। देखो 5 ऑप्शन है, कोई ना कोई एक ऑप्शन अगर आपका गलत जा रहा है, कहीं ना कहीं भी एक ऑप्शन गलत जा रहा है, तो समझ लेना कि पजल गलत बनी है, ठीक। मैं ऐसे करके रीचेक करता हूँ, रीचेक करने का बस यही एक तरीका है। तो मैं काफ़ी देर तक देख लिया था इसे, मुझे कोई दिक्कत तो दिखी नहीं है। अब मैं जल्दी जल्दी इन पे टिक करता हूँ, राइट करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें क्वेश्चन आ गया था कौन सा थर्ड टू द राइट है क्यू के। तो क्यू के थर्ड राइट में, और क्यू की डायरेक्शन हमको पता नहीं थी, और क्यू के थर्ड राइट में ऑप्शन सारे दे रखे थे, नन ऑफ दिस कोई ऑप्शन नहीं था या नहीं। तो क्यू तो ऊपर ही देखेगा, मतलब ईस्ट फेस में देखेगा, तभी तो उसके राइट में कोई ना कोई बैठा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे करके बन जाता है। अब हमारे पास 3 मिनट बचे हैं, और ये लास्ट में जो मैं यही इन क्वेश्चन को जो होते हैं, ये न्यूमेरिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनको मैं लास्ट में ही करता हूँ, ठीक है। अब 3 मिनट बचे हैं, अब इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कुछ चार क्वेश्चन हैं इनके, तो जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन मेरा वर्ड वाला छूट गया है, तो उसको भी हम लोग ट्राई करेंगे अगर टाइम होता है तो। बाकी हमारा टारगेट जो होता है वो यही होता है कि 30 से 35 के बीच में अटैम्प्ट करना, और उतने ही मार्क्स लाना। अटैम्प्ट तो मैं चाहता हूँ कि 35 कर लूँ, ताकि अपने अंदर ये कोई ना रहे कि हम अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए। होता ये है कि आपने 30 अटैम्प्ट कर लिए समझ लो, ठीक, किसी तरह कर लिए 20 मिनट के अंदर। फिर जो आपने 5 छोड़े हैं, आपको पता चलता है कि यार 5 ये क्वेश्चन जो छोड़े हैं ये तो और इजी थे, विद एक्यूरेसी के साथ मैं कर भी सकता था, और क्या पता थोड़ा सा और टाइम मिल सकता था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे अटेम्प्ट करना इज़ नेसेसरी, है ना। और सही अप्रोच रख के अगर आप सीक्वेंस में अटेम्प्ट करोगे तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा देता है, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि हाँ इंटरफेस थोड़ा वहाँ पे ख़राब होता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। वो सबके लिए ख़राब होगा, सिर्फ आपके लिए ख़राब नहीं होगा, वो मेरे लिए भी ख़राब है, और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए ख़राब है, ठीक है। और काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं हम तो, क्योंकि देखो क्लर्क का पेपर है, सारे अटैम्प्ट करने ही है, 35 अटैम्प्ट करनी है, तो हम लोग शुरुआत से अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे पजल आए चाहे एक्सलॉक्स आए, ठीक, कुछ भी आए मैं शुरुआत से अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन ये थोड़ी सी गलती होती है, ठीक, इसमें रिस्क होता है। अगर बन गया पजल तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो वो इतना डिमोटिवेट कर देगा आपको। और मैं काफ़ी देखा है लोगों को, वो लोग काफ़ी कमेंट भी करते हैं कि वो लोग उन्होंने ईगो पे ले लिया था क्वेश्चंस को, उन्होंने 10-15 मिनट लगा दिए थे एक क्वेश्चन को, मतलब एक पजल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ईगो पे नहीं लेना है, इससे क्या होता है आपके अटेम्प्ट घट भी जाएंगे, ऊपर से डिमोटिवेशन भी फील होगा, और अच्छे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसी से ओवरकम होके आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहले करने हैं, चॉइस करना है, फिर जाके आपको पजल को अटेम्प्ट करना है, ठीक। पजल को पहले अटेम्प्ट मत करा करो, मैंने कई बार बोला ये चीज़, और ठीक है, बाकी तो आपका अपना मत है, आप कैसे भी पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं, इसको जल्दी से देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इफ़ द सेकंड एंड थर्ड ऑफ ऑल नंबर आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर देन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन थर्ड विच इज़ द थर्ड डिजिट ऑफ द न्यूली फ्रॉम फोर्थ लोएस्ट नंबर। अब इस वाले जो क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ के भी कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि इसमें करना क्या है, ठीक है।
बाकी आप इसका कमेंट, अगर इस वाले का मैं आंसर ना कर पाऊँ तो उसे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। जो गलत हो जाएंगे या फिर जो आंसर मैं आंसर ना कर पाऊँ उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दोगे तो मैं बता दूंगा कि आपने सही बताया कि गलत बताया, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, इसके बाद हम लोग सबमिट करेंगे क्वेश्चन को। और जैसा कि हम लोगों ने तय करा था कि 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ 35 क्वेश्चन तक आ गए हैं, मतलब अटैम्प्ट तो हो रहा है ये। अब मैं अटैम्प्ट करूँ या फिर स्किप कर दूँ वो तो मेरे पे है। अटैम्प्ट का मतलब ये होता है कि 35 क्वेश्चन आपने फेस करे हैं, ठीक है। आपके पीछे से कोई एक ऐसा क्वेश्चन छूट ना जाए जो आपने देखा ना हो, है ना। आपके ज्ञात में होना चाहिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था लेकिन मैंने करा नहीं, वो आपकी मर्जी है ना। ये कहता हूँ मैं 35 क्वेश्चन, मतलब विजिट कर सकते हो आप 35 क्वेश्चन, अटेम्प्ट नहीं लेकिन विजिट। अब मुझे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा और टाइम बीत गया है। तो 34 अटैम्प्ट करे हैं जिसमें 30 हमारा मार्क्स आए हैं, 92 रैंक आई है, ठीक है। बाकी परसेंटेज आप देख सकते हो। तो 2 गलत गए हैं शायद हमारे, एक तो ये अलग अलग चला गया, इसी में डाउट रहता है हमारे हमेशा सही। और देख लेते हैं और कौन सा गलत गया है। ओके, अच्छा 2 गलत और गए हैं, ब्लड रिलेशन के 2 गलत चले गए हैं। तो सुधारेंगे हम लोग और सुधारेंगे, ठीक है। टारगेट और चाहिए था मुझे 30 से ऊपर मार्क्स लाने का, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहो ऐसे, हम लोग नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलते रहेंगे। एंड आज के लिए इतना ही, बाय बाय। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.